नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस के पेडागोजी क्रैश कोर्स में। दोस्तों, व्यक्तित्व की ये हमारी दूसरी वीडियो है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट करनी है आपको और पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा व्यक्तित्व का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व सबसे पहले तो ये इंग्लिश का एक वर्ड होता है, पर्सनैलिटी अगर बात करी जाए, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और ये ड्राइव हुआ है लैटिन भाषा के शब्द से, पर्सोना से। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कई बार। तो ये लेटर इंग्लिश का है, ठीक है। पर्सनैलिटी इंग्लिश का शब्द है एक, और ये पर्सोना से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। और लैटिन कहाँ पे बोली जाती है? यूनान में बोली जाती है भाषा। तो पहले टाइम में पर्सनैलिटी के बारे में सिर्फ बाहर से देख के ही कह दिया जाता था, शारीरिक संरचना देख के। उसका आधार पहले टाइम पे था शारीरिक संरचना, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आंतरिक और बाह्य सभी कारकों, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में जानकारी ली जाती है, तभी व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है जैसे, और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जहां पे ग पे जोर आया तो गिलफोर्ड आ गया वहां, ठीक है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यवहार यानी वो आ गया, तो ये आ गया विलियम वुडवर्थ। व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये वैलेंटाइन ने कहा, ये तो याद ही करना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। चित्र मतलब शिला चित्र टाइप, तो डैशिल हो गया, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन आई 1956 में, जिसको मॉडिफाई करा 1961 में। आलपोर्ट की डेफिनेशन थी ये। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। अब इसमें 1961 में संशोधन ये हुआ कि वातावरण के साथ एक अनूठा को छोड़ के यहाँ पे कर दिया कि संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार एवं विचार में समायोजन स्थापित करता है। विशिष्ट व्यवहार और विचार, ये शब्द इसमें आया। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, अब नोट्स को आपको अपडेट करना है यहां से। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व का वर्गीकरण का सबसे पहला और व्यापक सिद्धांत, या जिसको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड या सिगमांड कहीं पे लिखा होता है। और ये वियना के थे, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ने मन की 3 दशाओं के बारे में जिक्र करा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन होती है 10%, अचेतन 90% और अर्धचेतन दोनों के बीच की अवस्था होती है। उसको परसेंटेज में कोई स्थान नहीं दिया गया। चेतन का मतलब है जब आप और हम जागृत अवस्था में। अचेतन का मतलब जब सो चुके हैं, दमित इच्छाएं जो हमारे मस्तिष्क में पड़ी रहती है, जैसे आईएएस बनने की जो इच्छा या किसी भी काम को करने की इच्छा जो पूरी ना हुई हो, जो जो आप जिसके बारे में सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, तो ये होता है अचेतन मन। कटु अनुभूति भी हो सकती है, दमित इच्छाएं भी हो सकती है, और व्यक्तित्व का केंद्र यही होती है, ठीक है। व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, अचेतन मन का ही होता है। बहुत अगणितीय गहराई होती है इसमें। संवेग, मूल प्रवृत्ति, यौन इच्छा, लिबिडो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कहीं एग्जाम में आ चुका है। फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई। फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 2। एक जीवन और एक मृत्यु। लड़के जो होते हैं वो माता के ज्यादा क्लोज होते हैं, सभी को पता है, और ये ऑडिपस ग्रंथि के कारण होते हैं, और लड़कियां इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होती है। तो ध्यान रखना है, लड़के माता के ज्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि ऑडिपस ग्रंथि होती है लड़कों में, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो पिता के ज्यादा क्लोज रहती है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेना, पिता के क्लोज रहती है लड़कियां। तो फ्रायड ने व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं दी। फ्रायड ने 3 अवस्थाएं दी, इदम, अहम, पराहम। इदम, अहम और पराहम। दोस्तों, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आ गया तो फिर किसी से नहीं होगा। इदम, अहम और पराहम, इंग्लिश में कहते हैं इड, इगो, सुपर इगो। इदम क्या होता है? सुखवादी सिद्धांत पर बेस्ड होता है, यानी कि इसका कंट्रोल करता है अचेतन मन, ठीक है। इदम अचेतन मन का राजा होता है। उसके बाद अहम, अहम है वास्तविक सिद्धांत पर आधारित, ये चेतन मन का राजा होता है। पराहम, ये आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है पराहम से। फ्रायड ने 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं दी, मुखावस्था, खुदावस्था, शैशवावस्था, अव्यक्तात्मक अवस्था और जन्नेन्द्रिय अवस्था। तो मुखावस्था यानी कि 0 से 1 साल का जब बच्चा छोटा होता है, तो फ्रायड के अनुसार यौन केंद्र मुख होता है,
ठीक है। गुदावस्था 1 से 3 वर्ष की, शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष की, अव्यक्तात्मक 6 से 12 वर्ष की, इसमें निष्क्रिय होता है, ठीक है, इसमें सक्रिय। और जननेंद्रिय अवस्था यानी कि जब यौन केंद्र उसका जननेंद्रिया हो जाती है 13 से 18 साल। उसके बाद शैशव कामुकता की बात पर फ्रायड जो थे और उनके शिष्य कार्ल जुंग, ये ध्यान रखना है फ्रायड के शिष्य कौन थे, कार्ल जुंग, इनमें मतभेद हुआ और कार्ल जुंग ने अपना एक नया सिद्धांत दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। हालांकि इनका सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत भी है, दोनों ध्यान रखने हैं किसके हैं, कार्ल जुंग के हैं। शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन और क्रेचमर, शेल्डन और क्रेचमर ने, एक क्रेचमर जर्मनी के थे और 1925 में शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में इन दोनों ने कहा। तो ये भी थोड़ा और डिटेल में मैंने किया है, तो आपको फायदा मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट करके बताओ मुझे, और वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक जरूर कर देना। चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट, गोलाकार। गोलाकार में क्या होता है, शेल्डन ने जो दिया एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, शेल्डन के जितने भी वर्णन है वो फिक आएंगे लास्ट में उनके, फिक, और क्रेचमर वालों में इक आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्रेचमर थोड़ा बड़ा सा नाम है तो इसलिए 4 प्रकार से ऐसे जोड़ जोड़ के कनेक्ट करके याद कर सकते हो। शेल्डन छोटा सा नाम लग रहा है तो इसने 3 प्रकार से दिया, तो 3 और 4 प्रकार से वर्गीकरण करा। इसने गोलाकार दिया, उसको बोलते हैं एंडोमॉर्फिक। गोलाकार यानी कि गोल मटोल जो खाना खाते हैं, शौकीन होते हैं, हंसमुख परंपरावादी। आयताकार यानी मिजोमॉर्फिक, जो हष्ट-पुष्ट, क्रोधी और जोशीले और पतली चमड़ी वाले होते हैं। हष्ट-पुष्ट का मतलब चमड़ी मोटी नहीं होगी, मेंटेन होगा, तो ये। लंबाकार एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टोमॉर्फिक जल्दी थकने वाले, एकांत प्रिय और जल्दी थक जाते हैं, आलस आ जाता है उनको, फिर चिड़चिड़े होते हैं और सामाजिक होते हैं, अकेले रहते हैं, तो कनेक्ट करके पढ़ लेना। क्रेचमर पुष्टकाय, सुडोलकाय या एथलेटिक, ठीक है, जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चौड़े कंधे, सुगठित शरीर, पुष्ट। क्षीणकाय उसका जस्ट अपोजिट, एस्थेटिक, दुबला पतला, संकीर्ण वक्ष, लंबाई और अधिक आयतन कम, ठीक है, हंसी के पात्र होते हैं, मतलब लंबे तो हो जाते हैं लेकिन वेट वगैरह अंडर वेट रहता है, बहुत कम रहता है। फिर स्थूलकाय या धनत्वक या पिकनिक, तो एक भी आपको मिस नहीं करना, सारी चीजें बहुत ही सिलेक्टेड है, बुक्स में आपको कहीं मिलेगी भी नहीं ये चीजें। स्थूलकाय या धनत्वक या पिकनिक। नाटाकद होता है स्थूलकाय वालों का, सटे हुए अंग, जैसे देखा ना, गोल मटोल होते हैं, छोटे छोटे गर्दन हालता है, बड़ा धड़, सीधा सीधे साधे होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कॉमेडियन देखे होंगे कुछ होते हैं। फोर्थ, मिश्रित काय या मिले जुले, इनमें सभी का, इसको बोलते हैं डिस्प्लास्टिक, इंग्लिश में भी आ सकता है डिस्प्लास्टिक, तो इनमें सभी के मिले जुले गुण होते हैं। तो याद रखना, शेल्डन ने लास्ट में इक वाले दिए और क्रेचमर ने, सॉरी, शेल्डन ने फिक वाले दिए और क्रेचमर ने इक वाले दिए, ठीक है। शेल्डन ने 3 प्रकार से कहा था, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, और क्रेचमर ने पुष्टकाय, सुडोलकाय भी उसी का नाम है, एथलेटिक, फिर एस्थेटिक, क्षीणकाय, पिकनिक जो मोटे स्थूलकाय होते हैं, और डिस्प्लास्टिक मिले जुले या मिश्रित काय। अब इसके बाद भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे जो भगवत गीता के अनुसार है, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो भगवान धर्म में विश्वास रखते हैं, रजोगुण जो कार्य में विश्वास रखते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, तमोगुण जो सुख और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, 3 प्रकार से उन्होंने भी कैटेगराइज कर दिया। भावुक जो बात बात में रो दे या हंस दे, इमोशनली वो इम्बैलेंस होते हैं। कर्मशील जो अपने कार्य में विश्वास रखें और ये सबसे उत्तम है। विचारशील ये हर कार्य सोच समझ के करे, ठीक है। एक इसमें नोट पॉइंट है कि वांछित व्यक्ति जो माना गया है वो संवैगिक रूप से स्थिर माना गया है, जो दुख और सुख में सम रहे। इसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये कार्ल जुंग ने दिया, फ्रायड के शिष्य थे, पहले भी आ चुका है, और विश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया हमने। तो सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल जुंग ने। अंतर्मुखी जो खुद में ही रहते हैं मगन, बहिर्मुखी जो बाहर की तरफ अपने विचार व्यक्त करते हैं, राजनेता, समाज सेवी, सरपंच, क्रांतिकारी, व्यापारी, आंदोलनकारी, वकील, और उभयमुखी दोनों के गुण। हालांकि उभयमुखी जो था वो फ्रायड के जो शिष्य थे उन्होंने ऐड करा था, सिर्फ सॉरी कार्ल जुंग के जो शिष्य थे उन्होंने ऐड करा था। कार्ल जुंग ने सिर्फ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ही बताया था, जुंग के मरने के बाद ये हुआ था। अब मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर किसने वर्गीकरण करा, वो था स्प्रेंगर। 6 प्रकार से सैद्धांतिक, क्वेश्चन आ सकता है कि किस इनमें से बताओ कौन सा स्प्रेंगर के वर्गीकरण में नहीं आता, उन्होंने कितने प्रकार दिए थे, 6 दिए थे। सैद्धांतिक, सिद्धांत के अनुसार जो कार्य करे, विद्वानों को पसंद करे,
आर्थिक व्यक्तित्व धन समृद्धि के लिए जो क्रियाशील रहे, सामाजिक व्यक्तित्व जो समाज के लिए, राजनीतिक व्यक्तित्व जो राजनीति में क्रियाशील रहे, धार्मिक व्यक्तित्व जो धर्म कर्म में रहे, और कल्पनात्मक व्यक्तित्व जो कला सौंदर्य के पुजारी हों, जैसे चित्रकार, साहित्यकार एक्सेट्रा। तो आपको इनकी टाइप्स याद रखनी है, अंदर जो है वो तो खुद ही याद आ जाएगा। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ठीक है, ये आपको पता ही है। सबसे पहले शारीरिक मांग थी, रोटी कपड़ा और मकान, फिर सुरक्षा की भावना थी, फिर समाज की मांग थी, सम्मान की मांग थी, और उसके बाद आत्म सिद्धि। 5% ही पहुंच पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें शारीरिक मांग, और सबसे उच्च स्तर पे होती है आत्म सिद्धि। मांग का एक सिद्धांत दोस्तों हेनरी मुनरे ने भी दिया था, इसमें 40 मांग, इसके बारे में और डिटेल में नहीं पढ़ना, कभी पूछा नहीं गया तो इसलिए पढ़ा नहीं जाता। उसके बाद शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? अल्पोर्ट ने दिया था, ठीक है। और इसमें शील गुणों के बारे में बताया गया। शील गुण क्या होते हैं? जो व्यवहार सर्वाधिक हो, जो निकल के बाहर आए, जिसके लिए लोकप्रिय हो व्यक्ति। जैसे कर्ण जो थे वो दान करने के लिए थे, MKG महात्मा गांधी अहिंसा के लिए थे, रावण अहंकार के लिए। तो ये शील गुण है। अब इसमें भी कैटेगरीज है, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण क्या होते हैं दोस्तों? जो नॉर्मली सभी में हो, ठीक है, जो नॉर्मली सभी में हो उनको सामान्य शील गुण कहते हैं। जैसे सभी प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं, सहयोग कर देते हैं, तो सभी में थोड़े थोड़े गुण होते हैं। ये विशिष्ट होते हैं व्यक्ति विशेष में। जैसे जो विशिष्ट व्यवहार प्रत्येक व्यवहार में दिखाई दे, जैसे अहिंसा MKG का था, उन्होंने डेवलप कर रखा था। अहंकार रावण का और दानवीर कर्ण का, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। केंद्रीय शील गुण जो कभी कभी दिखे, जैसे साहस, शौर्य, त्याग, और गौण जो छिपा हुआ, जैसे वात्सल्य, दया और प्यार। उसके बाद इसी में ही कैटेल ने अपना मत दिया था शील गुणों के आधार पे। इन्होंने कहा केंद्रीय और सतही दो प्रकार के होते हैं। केंद्रीय से ही सतही की उत्पत्ति होती है। कैसे? आप समझो इस बात को। मान लो कोई व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है, तो सहयोग की भावना, मित्रता की भावना, सम्मान की भावना, सत्य की भावना आ जाएगी। चोरी थोड़ा ही करेगा, तो उसी से रिलेटेड सारे शील गुण डेवलप हो जाएंगे। और शील गुणों के मापन के लिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मापनी यूज की गई है, 16 PF। अब कुछ और वर्गीकरण है जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे हिपोक्रेटस की टाइपोलॉजी। सबसे पहले जो प्रकारात्मक वर्णन जो करा वो हिपोक्रेटस ने करा था। चिकित्सा शास्त्री थे, तो चिकित्सा के आधार पे, ठीक है, उन्होंने बताया कि व्यक्ति के 4 प्रकार से स्वभाव होते हैं, ठीक है, उनका वर्णन करा। और इनकी बुक थी नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन में चिकित्सा शास्त्री हिपोक्रेटस ने टाइपोलॉजी दी, ठीक है, और ये ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे। तो 4 प्रकार के स्वभाव बताए मेडिकल साइंस के आधार पर। काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। तो काला पित्त में क्या आता है? जो व्यक्ति उदास, हताश और निराशावादी होते हैं। पीले पित्त वाले क्रोधी और गुस्सैल। रक्त प्रधान प्रसन्न, क्रियाशील, खुशमिजाज और चंचल। और कफ प्रधान वो होते हैं जो विरक्त और भाव शून्य होते हैं, ठीक है, असामाजिक भी कह सकते हैं। अब व्यक्तित्व मापन की विधियां। आत्म सिद्धि, ये आत्मनिष्ठ, सॉरी, और वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपीय विधि। आत्मनिष्ठ में क्या आता है? अकेले अकेले का एक व्यक्ति का मापन हो व्यक्तित्व का। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, जैसे आपकी परीक्षा होती है। वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपीय में सिर्फ अचेतन मन को टारगेट करा जाता है। तो इनकी अलग अलग विधियां हैं, उसके बारे में देखते हैं। एक समय में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन हो, ठीक है, उसको कहते हैं, पता ही है, अवलोकन विधि। साक्षात्कार जीवन गाथा विधि के प्रतिपादक थे टाइडमैन, जीवन गाथा विधि के। और अंतरदर्शन विधि, ठीक है, ये अब लोप हो चुका है इसका, अंतरदर्शन वाली का। उसके बाद उस वस्तुनिष्ठ में आता है प्रश्नावली, जो RS वुडवर्थ ने जिसकी डिस्कवरी करी थी। निर्धारण मापनी गाल्टन ने दी थी। क्रम निर्धारण मापनी लुईस थर्स्टन ने दी थी। समाज मितीय प्रविधि JL मैरिनो ने दी थी। और बहिर्दर्शन विधि निरीक्षण विधि। इसके बाद अचेतन मन के लिए, उसको जानने के लिए कुछ विधियां थी। सहचर्य, रचना पूर्ति, कर्म प्रविधि, वाक्य पूर्ति प्रविधि, अभिव्यक्ति, IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट। हरमन रोल्शा ने दिया था 1911 से लेकर 21 तक। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद TET टेस्ट था, SAT था जी। अब इनके बारे में एक एक विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है आपकी जो अकेले व्यक्ति के लिए थी, आत्मनिष्ठ विधि।
तो अवलोकन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा किसी व्यक्ति की क्रियाओं को जाना जाता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति, मानसिक रोगी, इन सबका इसमें करा जाता है, देखा जाता है कि इसकी एक्टिविटी कैसी है। इसके बाद इंटरव्यू, आपको पता ही है, जीवन गाथा के प्रतिपादक कौन थे, टाइडमैन, मतलब व्यक्ति के पूरे जीवन को देखा जाएगा, उसने क्या किया, कैसे करा कुछ। अंतरदर्शन, ये विलियम वुंट ने दी थी और अब ये वर्तमान में अमान्य है। खुद के बारे में दर्शन करना, पुराने टाइम पे होता था कि कई कई वर्ष तपस्या करते थे तब जाके अंतरदर्शन होते थे, अब ये विधि नहीं है। प्रश्नावली विधि, आमने सामने, ठीक है, लिखित परीक्षा। निर्धारण विधि, सहमत, असहमत, यस और नो वाले। क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण में क्या होता है, गुणों के बारे में बता दिया कि इसमें क्रम बताओ, इसके क्रम से लगाओ उसको। समाज मितीय विधि, समाज मितीय विधि में क्या होगा कि एक व्यक्ति के बारे में 4 लोगों से पूछा जाएगा कि ये कैसा है। इसके बाद प्रक्षेप्य विधि आती है लास्ट वाली, जो अचेतन मन से संबंधित है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रम प्रविधि, चीजों को क्रम में सेट करना आवश्यकता के आधार पर, जैसे कोई चीजें आपको दे दी जाएंगी, किताबें, मिठाई, स्कूटी, कार, तो उनको क्रम में सेट करना, उससे आपके अचेतन मन का पता चलेगा कि आप अंदर से क्या सोचते हो चीजों के बारे में। अभिव्यक्ति विधि, अलग अलग टॉपिक पे आपको विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो अंदर से एक्चुअल में जो है वो निकलेगा, आप रट के तो आए नहीं, अलग टॉपिक दे दिया। सहचर्य विधि, चीजों को जब रिलेट करके आप पढ़ते हो या समझते हो या एक्सप्लेन करते हो। रचना विधि, प्रविधि, किसी विषय पर रचना कराई जाए आपसे तो ओरिजिनलिटी अंदर से निकलेगी। पूर्ति प्रविधि, चित्र बनाए और उसको पूरा करो। आईबीटी, ये हरमन रोशा ने दिया था 1921 में, इसमें कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, सभी आयु वर्ग के लिए था और चित्रों को पहचानने के लिए कहा जाता है, उसके बारे में बताने के लिए कहा था, जबकि उसमें कुछ होता नहीं, वैसे ही रैंडमली ऐसे डॉट डॉट करके कुछ दे दिया जाता है, तो जैसा हम अंदर से सोचते हैं वैसा हमें दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद है टीएटी टेस्ट, ये दिया था सीडी मॉर्गन और हेनरी मुनरे। ठीक है, ऊपर वाला जो आईबीटी था वो हरमन रोल्सा ने दिया था और टीएटी सीडी मॉर्गन और हेनरी मुनरे ने दिया। इसमें 31 कार्ड होते हैं, एक बिना कलर वाला होता है, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए होता है। उसके बाद सीएटी, चाइल्ड बालक अंतर्बोध परीक्षण भी उसको कहते हैं, चाइल्ड एप्रिसिपिटेशन होता है, एप्रिसिपिटेशन टेस्ट। लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप लोग ठीक कर देना। लियोपोल्ड बेलक ने दिया था ये सीएटी, ध्यान रखना सभी के नाम इनके मैं फिर से बता देता हूँ। आईबीटी किसने दिया, हरमन रोरशा, टीएटी सीडी मॉर्गन, हेनरी मुनरे और सीएटी लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है। एसएटी जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है 50 से ज्यादा, इसमें 16 कार्ड होते हैं और ये भी इसने दिया था, लियोपोल्ड बेलक ने ही दिया था। दोस्तों ये था पूरा टॉपिक हमारा पर्सनालिटी के ऊपर, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा नहीं और आप इसको बार बार रिपीट करें। और अगर आपको ये हमारा कोर्स पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप इसको अभी भी परचेज कर सकते हैं, अभी हमारे पास 7 दिन है और इसमें फटाफट से आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे इसको परचेज करना है, 99 का इसका कॉस्ट है दोस्तों, जस्ट 99 की पेमेंट आपको करनी है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आपको टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है और कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिवाइज करना है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।